हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीपीएससी पीजीटी फिजिक्स की टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज में चैप्टर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चंस को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे क्या बोला गया है। बोला गया द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हुई है और फ्रीक्वेंसी बेटा किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की निकालनी है जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, बोहर के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमें ये एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी जो है हम यहाँ पे किस फॉर्मूले के थ्रू देते हैं। जब हम कभी भी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला दिया जाता है दैट इज एफ विच इज इक्विवेलेंट टू, अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता है तो साथ साथ में बेटा नोट्स भी बना सकता है, क्योंकि यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, एम ई का स्क्वायर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब। अब यहाँ पे जो अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज एफ, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन की वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ कैसे वेरी करती है। तो ये देखो एन के क्यूब के साथ, यहाँ पर चार्ज के साथ भी पूछा जा सकता है, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन करती है। ठीक है, तो यही दो क्वेश्चन है जो कि और अलग तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आ जाओ वापस इस क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ पर आपने निकालना क्या है। अब देखो मास इलेक्ट्रॉन का पता है, सबको पता है, वैल्यूज को पुट करते चलो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे ई की वैल्यू पुट करनी है, चार्ज की वैल्यू। ई मैंने क्या बताया यहाँ पे चार्ज, एंड चार्ज ई की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा किसके इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻19। अब यहाँ पे ई का स्क्वायर है, ध्यान देना इस बात को, ई का क्या है स्क्वायर है, तो इट मींस मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकती हूँ, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 का क्या बेटा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाओ जरा यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या 4 एज इट इज रहा। अब देखो ये जो आपके पास एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू क्या रहती है, दिस इज 8.85। कई बार ये क्वेश्चन में मेंशन होती है लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसका भी क्या है बेटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दो। एन का स्क्वायर किसके लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, तो एन क्या हो जाएगा 1, तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 ही हम अप्रोक्सीमेट ही मान के चलेंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू मान लेती हूँ, यहाँ पे सब में डेसिमल है। ठीक है, तो यहाँ पे 10⁻⁻34 का इसका भी क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे। जब इस सारी वैल्यू को बेटा आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, पहले आपने क्या करना है, इसको स्क्वायर खोल लो, इसका भी स्क्वायर खोल लो। ठीक है, इसको फिर क्या कर दो क्यूब कर दो, तो सारी वैल्यू को आप बेटा ओपन अप करोगे। मैं यहाँ पे फुल कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो और आपकी कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब आप इसकी कैलकुलेशन करके आओगे तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर मिलेगा दैट इज 6.54 इंटू 10⁻13 हर्ट्स। ठीक है, ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। लेकिन इस क्वेश्चन से और किस टाइप के क्वेश्चन जो है बन सकते हैं मैंने आपको बता दी। फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन जो है प्रिंसिपल आपके ऑर्बिट के इसके साथ भी पूछी जा सकती है, चार्ज के साथ भी पूछी जा सकती है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट और ये सब क्वांटिटीज के साथ कभी भी नहीं पूछी जाती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी जो है आपकी क्या मास के इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड करती है, नहीं करती है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में बनाकर पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में देखो पूछा गया द वैल्यू ऑफ एन एसोसिएटेड विद द लाइमन सीरीज लाइन इन द हाइड्रोजन जिसकी वेवलेंथ बेटा इतनी है। जब कभी भी आपको इसी के क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले तुम्हें वेवलेंथ पता होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं लाइमन सीरीज की तो वेवलेंथ हम देते हैं 1 डिवाइडेड बाय बेटा लैम्डा इक्विवेलेंट टू क्या आर 1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या जो फर्स्ट आपके पास क्या आता है फर्स्ट सीरीज, मैं बेटा यहाँ पे डायरेक्ट ही कर रही हूँ और n1 का स्क्वायर आना था। ठीक है, एंड यहाँ पे n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा आपको ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। आर जो है इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट है ये, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है आप ये भी लिख सकते हो, मैं बता देती हूँ 1.097, तो मैं इतना ही मान के चल रही हूँ 7 मीटर पर मीटर। ठीक है, क्योंकि आपका आर है ये। ठीक है, अब देखो मुझे निकालने किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी भी वैल्यू दी गई है, तो मैं इस वैल्यू को बेटा किस तरीके से कैलकुलेट करूंगी देखते जाना। ये वाली जो टर्म है इसको आप क्या करो एक तरफ लेके आओ और इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या करूंगी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनेगा इसको इस तरफ लेकर आ जाओ तो 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा आर। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं सिर्फ इसी के साथ डील करूंगी 1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा
आर बन जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट इज लैम्डा आर, और यहाँ पे 1 के साथ करेंगे तो ऑफकोर्स लैम्डा आर माइनस कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब n2 का स्क्वायर है बेटा, ठीक है, n2 का स्क्वायर है, तो मैं अगर n2 निकालना चाहूँ तो ये वैल्यू बेटा इसको उल्टा कर दो, ठीक है, इसको मैं उल्टा कर तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे लैम्डा आर डिवाइडेड बाय लैम्डा आर माइनस 1 का क्या बन जाएगा, अंडर रूट, जिसको मैं 1/2 लिख सकती हूँ। अब मेरे पास जो सारी वैल्यूज हैं उनको पुट कर दो, दैट इज लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 10626 इंटू 10⁵, क्या इसको मैं एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ तो 7, ठीक है, इंटू क्या बन जाएगा ये आपके पास, ठीक है, -10 बेटा, दिस इज -10, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ, इस वैल्यू के साथ 1.09 इंटू 10⁻, क्या 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आपके पास लैम्डा आर, अगेन लैम्डा कितना है, यही वैल्यू को फिर से लिखो जरा, और लैम्डा आर फिर से इंटू 10⁻7 और माइनस बटा क्या 1। जब इस पूरी वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और 1/2 अंडर रूट भी लेना है, जब आप इस ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी और फिर आप क्या लोगे, इसका अंडर रूट लोगे, तो इट मीन्स आपके पास ये वैल्यू जो होगी अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आएगी। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली इसको हम किसके इक्वल मान के चलेंगे, 3 के इक्वल। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। अब आप जब मैं इसी के क्वेश्चन करवा रही हूँ, इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप डिपेंड रहोगे कि कैलकुलेशन भी हमें करवा कर दो, ठीक है, पूरा मेथड आपको पता लगे, बेसिक सी कैलकुलेशन जो है कई बार हमसे भी गलती हो जाती है, तो यहाँ पर आपने कैलकुलेशन के मामलों में किसी भी तरीके से किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं रहना है, खुद से कैलकुलेट करना सीखो, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो आपने खुद ने देना है, ठीक है। किसी भी तरीके की कैलकुलेटेड वैल्यूज को किसी भी तरीके से अपने नोट्स में शामिल भी मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर बोला गया है इन द सम एसओ है बेटा ये, ठीक है, इन द समरफेयर इलिप्टिकल ऑर्बिट, बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमेशा देखने को मिले हैं। हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, अगर आपके पास n जो है इज इक्वल टू 3 है। अब सबसे पहले आप ये समझो कि जब हम कभी बेटा बात करते हैं समरफेयर इलिप्टिकल ऑर्बिट की, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है n जो है वो किस तरीके से रिलेट करता है। अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की बात हुई है, इट मींस यहाँ पर हमें ये वैल्यू देखने को मिलेंगे कि कितने हमारे पास वहां पे ऑर्बिट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, कितने जो है ऑर्बिट्स वहां पे पॉसिबल हैं। समरफेयर इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है का मॉडल जो है वो इसी के बारे में है कि आपको कितनी वैल्यू के ऊपर कितने ऑर्बिट जो है देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो तुम ये समझो इस चीज का बेसिक कि आपके पास ये वैल्यू पता होनी चाहिए, b डिवाइडेड बाय a विच इज इक्विवेलेंट टू n phi डिवाइडेड बाय, अभी n phi क्या है, इसको बेटा हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर, और इसको बेटा बोलते हैं हम रेडियल क्वांटम नंबर। कई बार इसी से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर ये जो टोटल n है इसकी जो वैल्यू है किसकी इक्वल होती है, दैट इज रेडियल का आपका जो भी आपके पास क्या है, ये रेडियल क्वांटम नंबर है, इसको आप सम अप कर दो किसके साथ, एजीमुथल आपके पास n phi के साथ, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें n इज इक्वल टू 3 ऑलरेडी दी गई है। अगर n ही यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है, मैंने क्या पुट किया कि n की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 3 है, तो n phi की जो वैल्यू है वो कितनी आएंगी, 1 2 3 आएंगी, ठीक है। अब ये 1 2 3 है, इट मीन्स यहाँ पे कितने ऑर्बिट्स मुझे देखने को मिले, 1 2 एंड 3, इट मीन्स 3 इलिप्टिकल 3 ऑर्बिट जो है वो क्या है पॉसिबल है। अब ये कौन कौन से हैं, अगर आपके पास जो है n की वैल्यू 3 है, तो एक तो आपको सर्कल देखने को मिलता है ये 1, ठीक है, सेकंड आपको देखने को मिलता है इस तरीके का इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, और एक फिर से आपको देखने को मिलता है दैट इज कुछ इस तरीके से काटता है बेटा ये, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो मतलब एक ये मिला और एक बेटा ये मिला, ठीक है, टोटल कितने हो गए 3। 3 ऑर्बिट्स पॉसिबल थे, जिसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि कितने आपको सर्कल देखने को मिलते हैं एंड कितने एक्लिप्स देखने को मिलते हैं, एलिप्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्या मिल रहा है, सर्कल मिल रहा है, एंड 2 हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे एलिप्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया है। अब देखो इसको इस क्वेश्चन को मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहती है, तो मैंने सिर्फ ये वाली वैल्यूज कैलकुलेट करके तुम लोगों को बता देना था, ठीक है, कि यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, डी मतलब 3 है।
लेकिन यहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से करवा रही हूँ, अगर मैंने समरफील्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट से कोई क्वेश्चन करवाया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यस इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आप ग्रेजुएशन की बुक्स के ऊपर जाओ तो ग्रेजुएशन की बुक में ये टॉपिक दिया गया है और आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ लो। यही वीडियो क्रिएट करने का सबसे बड़ा मकसद होता है कि अगर मैं किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन ले रही हूँ तो आपको उस टॉपिक के बारे में जाकर खुद से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने लगूंगी तो आपको पता है कितना ज्यादा लंबा वीडियो जो है वो बन जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं और यही आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंसीडर एक सेकंड बेटा, कंसीडर अ p इलेक्ट्रॉन इन वन इलेक्ट्रॉन एटम द वैल्यू ऑफ L, S एंड J। हमने 3 वैल्यूज यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अब सबसे पहले ये देखो कि इलेक्ट्रॉन कौन सा है, p इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जब पता लग गया कि आपके पास p इलेक्ट्रॉन है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि p इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू कितनी आती है 1, और स्पिन तो आपको सबको पता है हाफ ही रहती है। अब मुझे सबसे पहले L की वैल्यू निकालनी है, तो कैपिटल L जो है किसके थ्रू देते हैं हम, जब कभी भी हम इन वैल्यूज की बात करते हैं, L प्लस 1 और यहाँ पे क्या आता है H बार, ठीक है। तो मैं H को थोड़ा सा बड़ा इसको क्या कर देती हूँ, H बार की तरह लिखती हूँ ताकि H बड़ा बाहर है ये अंडर के, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, L की वैल्यू कितनी है 1 पुट किया तो ऑब्वियसली बात है कितनी आया आपके पास, दैट इज 2 और बाहर H बार, ठीक है। इसके बाद आ जाओ जरा S के ऊपर, स्पिन भी तो निकालनी है, स्पिन क्वांटम नंबर भी तो निकालना है। S की वैल्यू अगेन सेम यही फॉर्मूला रहता है, S और यहाँ पे बेटा क्या H बार। तो S की वैल्यू कितनी 1/2 है, तो पुट करके देख लो जरा बेटा, 1/2 1/2 और 1, और H बार तो बेटा कितनी आई 1 2 हाँ 3/2 और बेटा H बार, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब आ जाओ जरा J के ऊपर। अब जो J की वैल्यू है, J की वैल्यू हम अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि J जो है किस तरीके से लिखा जाता है, दैट इज L प्लस माइनस S, ठीक है। इट मीन्स पहली वाली वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, L की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो एक वैल्यू मेरे को 1 प्लस माइनस 1/2 मिलेगी। तो इट मीन्स यहाँ पे मेरे को 2 वैल्यूज मिल रही है, एक बार प्लस करूंगी एक बार मैं क्या करूंगी माइनस करूंगी, ठीक है। तो एक वैल्यू अगर मैं प्लस करूंगी तो 3/2 आएगा, माइनस करूंगी तो सॉरी दिस इज 1/2, ठीक है। 2 वैल्यूज मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो J को भी हमें एज इट इज यही फॉर्मूला लगा के जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, J प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर बेटा क्या H बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास जो अगर मैं एक वैल्यू इसको कंसीडर करके लिखूं तो मेरे पास ये जो वैल्यू है 15/2 और H बार आएगी, और दूसरी वैल्यू अगर मैं इसको कंसीडर करती हूँ तो मेरे को ये वैल्यू मिलेगी √3/2, चाहे आप कैलकुलेट करके भी देख लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब आप आ जाओ जरा इन वैल्यू के ऊपर, इनको सर्कल कर लो, 1 2 और ये 3, ठीक है। 2H बार यहाँ पे है ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद बेटा आपके पास ये वैल्यू ऑफ कोर्स यही है, एंड यहाँ पे इस वैल्यू को कंसीडर नहीं किया है और ये वैल्यू कंसीडर आ रही है, दैट मींस आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल एक वैल्यू दी जाती है, एक वैल्यू नहीं दी जाती है, ठीक है। तो आपने ये नहीं देखना है कि अगर आपका यहाँ से आ रहा है तो आपने इसको फिर से कैलकुलेट करने लग जाना है, नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, द वैल्यू ऑफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम इन अ वन इलेक्ट्रॉन एटम इन द स्टेट 2d5/2। बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। निकालना क्या है हमने, टोटल इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम, जिस तरीके से हमने अभी J निकाला, ठीक है। तो J की जो वैल्यू है हम किस तरीके से दे रहे थे, दैट इज J प्लस 1 और H बार, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ जरा, ये जो वैल्यू है यही शो करती है आपकी J को, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की, सॉरी मैं अंडर रूट क्यों कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो आपके पास, हाँ अंडर ही तो होगा बेटा, ये यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे कितना बनेगा, दैट इज 7/2, एंड ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट को ज्यादा लंबी हो जा रही है बेटा, ठीक है। ये अंडर रूट जो है ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, H बार। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो मल्टीप्लाई कर दो ना यहाँ पे, दैट इज 35/4 आएगा, तो 35 तो अंडर रूट में रहेंगे एंड 4 को हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे। कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बोला गया है लैंडिस जी फैक्टर निकालना है आपने इस स्टेट के लिए। सब कुछ आपको दिया गया है, आपने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए कि हम वैल्यूज को किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि आपका एटम जो है कहाँ पे है,
पी स्टेट में है, ठीक है, पी सबशेल में है। तो इट मीन्स यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसके बाद स्पिन तो बेटा हाफ ही होती है, एंड यहाँ पे जो जे है यानी ये बेस में जो लिखा गया है इसी को हम क्या लिख देते हैं, जे, जो कि मैंने अभी पीछे बताया, ठीक है। अब यहाँ पे लैंडेस जी फैक्टर यानी जी फैक्टर हमें निकालना है, तो फॉर्मूला जो है क्या होता है, 1 प्लस जे प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस एस, बाहर ब्रैकेट एस प्लस 1 माइनस बेटा क्या एल, एल प्लस 1 और डिवाइडेड बाय बेटा क्या आपके पास 2 जे प्लस 1। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को क्योंकि ये 1 प्लस जो है इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस क्या, जे की वैल्यू कितनी आई 3/2, अंदर कितना बना 5/2, यहाँ पे कितना है 1/2, कितना बना 3/2, और यहाँ पे माइनस कितना है 1 2 आया यहाँ पे, ठीक है, माइनस के 2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 3/2, और इसको जब हम करेंगे तो 5/2, ठीक है, तो 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया। तो आप जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अब ये जो है आपके पास कितना बनेगा 115/4 प्लस 3/4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, बेटा ये जो है ना इसको इस तरीके से मत लिखना ऊपर बेस में, ठीक है, ये सब क्वांटिटी के साथ है यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस कैलकुलेशन में गड़बड़ जो है वो इसी तरीके से होती है, 15 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2, ठीक है। अब मैं इसको सारे के सारे क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर, चलो बेटा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चूज करती हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है 1 प्लस क्या बनेगा बेटा 15 डिवाइडेड बाय बेटा 4 प्लस 3/4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या है आपके पास ऑल करके, दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 2। चेक भी कर लेते हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, 3/2 15/4 ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाओ जरा यहाँ पे, इसको जरा ये कि एलसीएम जो है सेम है, और यहाँ पे बेटा फिर से एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस कितना बनेगा ये 18 4 और 2 डिवाइड बाय बेटा 15/4। अब देखो एलसीएम ले लो 1 प्लस 18 और 8 और यहाँ बेटा 4 बने डिवाइडेड बाय के 15/2। अब 1 प्लस 10/4 और उसको ऊपर ले जाओ 2 को, एंड 15 बेटा आपका नीचे रहेगा, ठीक है, देखो यही आएगा 15/4, ठीक है, 2/15, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ जरा 2 के साथ, एंड यहाँ पे 2 5 इट मीन्स 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय बेटा 5, तो 15 प्लस 20 बाय बेटा कितने बने 15 बने, तो यहाँ पर आपके पास आपको क्या देखने को मिला 4 और यहाँ पे 3, इट मीन्स इसकी वैल्यू जो है कितनी आ रही है 4/3। 4/3 जो है क्या कहीं ऑप्शन में है, ऑफ कोर्स आपके ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने अपनी कैलकुलेशन जो है वो खुद करनी है, ठीक है, कि हमने कहीं गलती तो नहीं की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द लार्मर फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आपको लार्मर फ्रीक्वेंसी के बारे में, लार्मर फ्रीक्वेंसी लार्मर प्रेसिशन जो है वो क्या होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ से इतना आइडिया पता लग जाना चाहिए कि आपने, हम यहाँ पे लार्मर प्रेसिशन जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लार्मर फ्रीक्वेंसी के बारे में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी, एंड यहाँ पर कई बार फॉर्मूला के बेसिस पे भी कि किसके ऊपर जो है डिपेंड करता है, ठीक है। लार्मर फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी जो है वो होती है ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू होती है, ठीक है, ओमेगा जो है यहाँ पर आता है GLEB डिवाइडेड बाय 2m, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या कर दो, फिट कर दो, ठीक है। अब ओमेगा जो है वो आपके पास क्या है एंगुलर वेलोसिटी होती है जब भी आप प्रेसिशन करते हो, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसमें हमने वैल्यू को पुट करना है, तो ये कितनी बनेगी GLEB डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी है, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 4πm, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा है कहीं ऑप्शन में, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 2 में इसका, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर है। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है लार्मर फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ लार्मर प्रेसिशन में जो फ्रीक्वेंसी आती है आपके पास वो जो है क्या मास के ऊपर डिपेंड करती है, तो ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी जो है वो मास की क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मास जितना कम होगा लार्मर फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और पूछा भी जा सकता है कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है, ऑफ कोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन वही होगी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में, कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी आप अगेन जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m के, एंड ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है आपके मैग्नेटिक फील्ड के। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर किसी भी टॉपिक से बनाकर पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत सिमिलर जो है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि जब हम बात करते हैं ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि प्रिसिशन की है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या कर लेता है, आपके पास कोई एंगल जो है मतलब प्रोसेस कर लेता है। ठीक है, एंड उसकी वैल्यू जो है वो हम किस तरीके से देते हैं, आपके पास ये जो आपके पास एंगल आता है ओमेगा डी टी विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, जो एंगुलर मोमेंटम आएगा डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एल ओमेगा साइन थीटा और यहाँ पे डी एल बाई डी टी। तो यहाँ पे कंजर्वेशन लॉ भी पूछा जा सकता है कि जब हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या है कि आपके पास ये क्वांटिटी आपको क्या देखने को मिलेगी, कांस्टेंट देखने को मिलेगी। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो अब यहाँ से हमें टॉ भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से टॉ जो, क्योंकि डी एल बाई डी टी की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल होती है, आपने देख पढ़ा होगा टॉ के इक्वल होती है। तो टॉ की वैल्यू भी बेटा आप यहाँ से बहुत बड़े इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है इस पूरे टॉपिक में से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब टॉ की अगर मैं वैल्यू को लिखना चाहूँ तो एक और स्लाइड में बेटा मैं थोड़ा सा आपको मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे जो टॉ की वैल्यू है वो किस तरीके से आती है। ठीक है, टॉ जो है वो देखा जाता है वेक्टर की नोटेशन में ही लिखेंगे, दैट इज म्यू एल, और मल्टीप्लाई होता है ये किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि जो म्यू एल है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये जो डायरेक्शन है किसकी, आपके टॉर्क की, ये किसके परपेंडिकुलर होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, मींस की टॉर्क जो है वो टेंड करेगा टू अलाइन द डाइपोल इन अ डायरेक्शन ऑफ किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू एल की टर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो म्यू एल जो है इसकी वैल्यू होती है माइनस जी एल ई टू एम, और यहाँ पे क्या आता है आपके पास एल। टॉ की जो अगर मैं वैल्यू को लिखना चाहूँ तो जी एल ई डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2m, और एल क्रॉस क्या बन जाएगा बी। देख लो जरा किस अच्छे तरीके से। अब एल बाय बी जो है क्रॉस की जब हम कभी भी बात करते हैं ई 2m, और यहाँ पे कितना बनेगा एल बी साइन ऑफ थीटा, जो मैंने आपको अभी पीछे करवाया ना, ये साइन ऑफ थीटा ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो टॉर्क है, ठीक है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं, मास के, ये भी क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, एंड आपके पास डायरेक्शन के केसेस में भी इस के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोला गया है द वैल्यू ऑफ समरफील्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अब ये भी इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए एंड इसकी जो वैल्यू है वो भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम ये देखो कि हम बात किसकी कर रहे हैं, समरफील्ड फाइन स्ट्रक्चर के बारे में। इट मीन्स यहाँ पे समरफील्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन भी होती है। एंड यहाँ पर जब एनर्जी की बात करते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस तरीके से दी जाती है, तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, बहुत लंबा वाला फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब यहाँ पे इतना लंबा फॉर्मूला जो है कहीं पर भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते, लेकिन हाँ उस एनर्जी की वेरिएशन जो है वो ऑफकोर्स आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पे बेटा 1 प्लस एल्फा स्क्वायर जेड का स्क्वायर एन, और यहाँ पे आएगा 1 बाय n5, जो n5 बेटा मैंने आपको पीछे ही बताया था एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको बेटा यहाँ से क्या कर दो इस तरीके से। बेटा ये 3 है, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा, 3 डिवाइडेड बाय 4 n है, 4 इंटू n है। अब यहाँ पे देखो ये जो अल्फा है इसी को हम क्या बोल देते हैं, समरफील्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अब इस अल्फा की अगर मैं वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहूँ तो अल्फा की जो वैल्यू है किसके इक्वल होती है, 2 एप्सिलॉन नॉट hc। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड यहाँ पे जो वैल्यू सारी की सारी कांस्टेंट है, सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, h जो है आपके पास क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई की वैल्यू आपके पास 8.8, ये सब कुछ वैल्यू जो है वो आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ से ये पता लगता है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो बेटा किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, बोथ किसके ऊपर, n5 जो कि आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और यहाँ पे जो मैंने n लिखा है, ठीक है, 3 आपके पास ये है बेटा, ये इक्वेशन जो है 1 डिवाइडेड बाय n5 माइनस 3 बाय 4n। इट मीन्स आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर भी एंड n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये क्वेश्चन अगर बनाकर भी पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा कि समर फील्ड में जो आपकी एनर्जी आती है इलेक्ट्रॉन की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन दे दिए होंगे आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, या टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आ जाते हैं इस वाले कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर। तो इसकी वैल्यू जो है आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 30। अगर इस वैल्यू को आप पुट करोगे, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जानी चाहिए, जो कि बेटा ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन इस
पूरे टॉपिक में से क्वेश्चन जो है वो कैसे बन सकते हैं कि एनर्जी जो है किसी भी किस के ऊपर डिपेंड करती है, देखो चार्ज के स्क्वायर के, और यहाँ पर ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इसको हम वेरी करते जाएंगे तो एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब आ जाओ जरा 9 क्वेश्चन के ऊपर। बोला गया है द फर्स्ट मेंबर ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम वेवलेंथ बेटा इतनी दी गई है, तो वेवलेंथ जो है बेटा लैम्डा 2 कितनी होगी, सब कुछ क्वेश्चन में ही आपको दिया गया है। सबसे पहले आ जाओ जरा आप कि फर्स्ट किस सीरीज की बात हो रही है, बाल्मर सीरीज की बात हो रही है। एन जो n1 की वैल्यू है वो कहाँ से शुरू होगी, 2 से शुरू होगी। ठीक है, यहाँ से आपको इतना पता लगा कि n1 की वैल्यू 2 से शुरू होगी। अब यहाँ पे वेवलेंथ 1 एंड लैम्डा 1 दी गई है, लैम्डा 2 आपने निकालनी है। तो सबसे पहले वेवलेंथ बेटा किसके रिस्पेक्ट में, बाल्मर सीरीज के रिस्पेक्ट में, तो आर 1 डिवाइडेड बाय 2 के, तो मैं 2 का स्क्वायर ही पुट कर रही हूँ, एंड 1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं फर्स्ट मेंबर की यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्ट मेंबर बेटा क्या बनेगा, इसकी तो ऑलरेडी आपकी फर्स्ट मेंबर क्या बनेगा, जिसकी प्रीसीडिंग टर्म है दैट इज n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पे 3 लिख देती हूँ। ठीक है, 3 का स्क्वायर है बेटा ये। ठीक है, इसका मैं रब करती हूँ और 3 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 है, ये 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 विच इज इक्विवेलेंट टू किसके आएगा, r, और कितना बनेगा दैट इज 1 और ये 9, तो इट मींस ये जो वैल्यू है 36 बना 5/36 r। ठीक है, अब ये मेरे पास, अब यहाँ पे सेकंड की भी बात कर रहे थे कि सेकंड मेंबर यानी जब n2 जो है उसकी वैल्यू हम वहाँ 4 पुट करेंगे। जब 4 पुट करेंगे n2 की वैल्यू, तो इट मींस r की जो वैल्यू है 1, फर्स्ट मेंबर तो वही रहेगा, सेकंड मेंबर ऑफ 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होने का मतलब है यहाँ पे कितने बने, r 1 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 16। अब ये वैल्यू जो है किसकी इक्वल आएगी, 3/16r। ठीक है, अब देखो इन दोनों को वैल्यू को क्या कर दो, आप घटा दो। ठीक है, इट मींस मैं यहाँ पे अगर लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या लैम्डा 1 को निकालना चाहूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे r तो है, r के साथ बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। लैम्डा 2 को हम घटा रहे हैं, ठीक है, लैम्डा 1 से, तो 5 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 36, और यहाँ पे कितना बनेगा दैट इज आपके पास 16 डिवाइडेड बाय बेटा क्या, दिस इज योर बेटा कितना था ये 3 था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक मैथ्स। बेटा इसको क्या करते हैं, चलो डिवाइड, ये कितना बना, 2 8 जा 2 1, और यहाँ पे कितना बना बेटा 18। ठीक है, 2 4 जा एंड 2 9 जा, तो यहाँ पे बेटा कितने बने 20 डिवाइडेड बाय मेरे को 27 देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो लैम्डा 2 की वैल्यू आ रही है, ये रेशो आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लैम्डा 2 निकालना चाहूँ तो 20 डिवाइडेड बाय 7 और इनटू क्या हो जाएगा लैम्डा 1। क्या मुझे लैम्डा 1 की वैल्यू दी नहीं गई थी, ऑफ कोर्स मुझे दी गई थी, तो 20 डिवाइडेड बाय 27। बेटा आप वैल्यूज जो है इसकी जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से। ठीक है, जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं, तो जब मैं इसको क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी और मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास ये जो वैल्यू है कितनी आएगी, 4 8 5 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रही है आपको, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बेटा हम बात करते हैं कि आपके पास जो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब देखो पहले हमने लार्मर फ्रीक्वेंसी की बात करी थी, अब इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी की। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहता क्या है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी जो है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अगर हम बात करते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपने देखा होगा कि वहां पे ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी जो है किस तरीके से दी जाती है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब यहाँ पर जो है टाइम पीरियड की जो वैल्यू है, इट मींस आपको पहले क्या पता होना चाहिए, अब ये डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड है। अब देखो फ्रीक्वेंसी जो है मेरे को क्या निकल कर आ रही है, दैट इज न्यू वी डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पे ये v की वैल्यू जो है वो किस तरीके से आ रही है, या हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जब हम कभी भी बेटा बात करते हैं किसके बारे में, बोहर्स मॉडल के बारे में, जो कि हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया है, तो वहां पे सबसे पहले जो कैलकुलेशन की जाती है वो रेडियाई की जाती है। ठीक है, और वेलोसिटी पहले निकाली जाती है, फिर रेडियाई, एंड फिर हम बात करते हैं आपकी एनर्जी की। ठीक है, तो टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड जो है आपकी फ्रीक्वेंसी की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप बेटा इसकी वैल्यू जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। तो मतलब v की जो वैल्यू है आपको वो भी पता होनी चाहिए। तो अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू को अगर आपको सिंपल वे में बताना चाहूँ तो इसकी वैल्यू होती है e स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट h, और
मल्टीप्लाई होता है ये n के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है v जो है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि v जो है यानी वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की इन द बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ कैसे वेरी करती है, तो आपने देख लिया इनवर्सली। इट मींस क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी वेलोसिटी जो है उतनी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे v की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे ये पुट करूंगी। अब 2 पाई r, इट मींस मुझे यहाँ पे r की वैल्यू भी, अगर रेडियाई की अगर मैं बात करूँ तो रेडियाई जो है हम किस तरीके से निकालते हैं, रेडियाई की जो वैल्यू है n का स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या, पाई m e का स्क्वायर। इट मींस रेडियाई जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या बन जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट जो है, सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो आपका जो रेडियस है वो क्या बन जाएगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, सॉरी, एंड अगर रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो वो 9 टाइम्स बन जाएगा रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। अब इन दोनों वैल्यूज को बेटा मुझे यहाँ पे पुट करना है, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, दैट इज ये वाली वैल्यू पुट करो, एंड यहाँ पे v की जो वैल्यू है e, पहले इसको पुट कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होगी तो फिर हमारा जो है ये आंसर जो है गलत आ सकता है। इसके बाद 2 पाई r, तो 2 पाई को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, एंड ये कितना बना, n का स्क्वायर h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या, पाई m e का स्क्वायर। ठीक है, तो जो करके देख लो, जो जो क्वांटिटीज कैंसिल होती हैं उनको आप कैंसिल आउट कर लो, एंड यहाँ पे कितना बनेगा, ये m e का स्क्वायर, ठीक है, m e 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना बनेगा ये, दैट इज 4 एप्सिलॉन नॉट, और n भी कितने बन गए, 3 बन गए, ये भी बटा स्क्वायर है। ठीक है, एंड यहाँ पे h और q, इट मीन्स मुझे ये वैल्यू देखने को मिली। चेक भी कर लेते हैं कि आपके पास कहाँ पे ऑप्शन है, m e का 4 e स्क्वायर n क्यू, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब यहाँ पे जब मैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन की, इट मींस अगर आप बोहर्स मॉडल को देखो रिगार्डिंग हाइड्रोजन एटम के बारे में ही दिया गया था, तो आपको पूरा का पूरा मॉडल याद होना चाहिए कि रेडियस की वैल्यू जो है हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो है आपकी जो वैल्यूज है, ठीक है, स्टार्ट आप कहाँ से करोगे ये भी बता देती हूँ। ठीक है, कि आपके पास जो है एम बी आर जो थर्ड पोस्टुलेट जब हम लगाते हैं, इट मीन्स वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो किसके इक्वल होना चाहिए, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बार डिवाइडेड बाय बेटा क्या, 2 पाई। ठीक है, इसके इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं कि आपके पास जो एक आपके पास आती है इलेक्ट्रॉन की जो फोर्स है E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, और एक आती है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स m v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन दोनों को क्या कर दो, कंपेयर कर दो, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, m v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और इसको इसके इक्वल रख दो E का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर, तो m v r की स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे यहाँ से देखने को मिल ही रही है। इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे फिल करो, और यहाँ पे जब फिल करोगे तो यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू देखने को मिलेगी, v की। v की जो वैल्यू है उसके बाद जो है आपने रेडियस की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपके पास ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है जिसको हम f के साथ लिख रहे हैं, एंड फिर काइनेटिक एनर्जी। इट मींस आपको जब बोहर्स मॉडल को आप पढ़ रहे हो तो आपको इतनी वैल्यूज का पता होना चाहिए, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि एमिटेड रेडिएशन जब होती है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।